गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको जेएनयू से रिलेटेड सारे टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। आप इस वीडियो को देख के 6 को, जैसे पेपर आपको पता है कि 6 अक्टूबर को पेपर है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर मुझे टॉपिक बता दीजिए, जल्दी जल्दी टॉपिक बता दीजिए कि चूँकि इतने दिन में कवर कर लें। तो उन्हीं लोगों को देखते हुए मैंने इस वीडियो में सारे टॉपिक को कवर कर दिया है कि आप इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो जो मैंने मेंशन किया उसको पढ़ के जाइए और देखिए, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इसमें मैं आपको सारे टॉपिक कवर कर दूंगा। तो अब देखिए, ट्रांसपोर्ट में क्या आपको पढ़ के जाना होगा। ट्रांसपोर्ट में आपको थ्योरीज पढ़ने होंगे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, एंड प्रैक्टिकल सेक्शन पढ़ने होंगे। तो प्रैक्टिकल में आपको पढ़ना होगा स्पेस एडजस्टमेंट थ्रू द रीडिंग इकोनॉमिक डिस्टेंसेस, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्टेंसेस। ये समझिएगा कि स्पेस एडजस्टमेंट कैसे होता है, हम इकोनॉमिक डिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड नेटवर्क पढ़ना होगा, साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड इकोनॉमिक डिस्टेंस, इसके बारे में पढ़िए। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, 3 प्रकार के, लाइन हॉल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देन लैंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, रोड एंड पाइपलाइन के जरिए। वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, ओवरसीज वाटरवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है जो ये दिखाता है कि कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितनी डिस्टेंस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। देखिए इसे, अगर आप लैंड से जाएंगे तो शुरू में तो कम लगेगा, लेकिन जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वाटर से, रेल से जाएंगे तो शुरू में ज़्यादा लगेगा, लेकिन समय के साथ में उसकी जो कीमत है डिस्टेंस के साथ में कम पड़ती है। और अगर वाटर से जाएंगे तो शुरू में तो ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे, मतलब कि हायर डिस्टेंस के लिए वाटरवेज आपके लिए फिजिबल होगा। तो ये ग्राफ ये बताता है। देन प्रॉफिट एंड फ्रेट रेट क्या होता है, कंपटीशन, मतलब प्रॉफिट एंड फ्रेट रेट। तो जो ये होता है यानी कि फ्रेट रेट यानी किराया जो होती है और प्रॉफिट होता है, वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। कंपटीशन, डिस्टेंस, क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ कमोडिटीज़ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कमोडिटीज मूवमेंट। तो इन सबको समझिए क्या होता है। देन आपको ये समझना होगा ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ एंड गवर्नमेंट, किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। तो ये समझ के जाना होगा कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। अब जैसे जानते हैं कि हर एक चीज़ तो सोशल, मतलब गवर्नमेंट हर एक चीज़ जो है फ़ायदे के लिए तो नहीं करता, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेलफेयर के लिए करता है। तो आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेज एंड सोशल सिचुएशन, इन सब सिचुएशन को समझ के जाना होगा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थ्योरीज। तो इसमें फ्लो थ्योरी है। फ्लो थ्योरी में 3 चीज़ मेंशन किया गया है, कंप्लीमेंटारिटी, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रांसफरेबिलिटी। तो किसने दिया है, इन सब का मतलब क्या होता है, ये पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में आपके पास में आता है ग्रेविटी मॉडल। तो ये ग्रेविटी मॉडल क्या होता है वो पढ़ के जाइए। उसके बाद में आता है आपके पास में डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल। डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई, तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ भी आपको समझना होगा और समझ के जाना होगा। देन आपके पास में आता है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस में ग्राफ थ्योरी होती है, वो पढ़ना होगा। नेटवर्क ऑफ इंटर एक्सचेंज, ये समझ के जाइए। एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ना होगा। तो ये इतने आपको पढ़ने होंगे ट्रांसपोर्टेशन में एंड ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट जो आपके पास में टॉपिक आता है वो आता है प्लानिंग का। इसमें आपको अर्बन प्लानिंग हो जाती है और रूरल प्लानिंग हो जाती है। तो अर्बन प्लानिंग में अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन जानते हैं और उसका क्या प्लानिंग है, एंड रूरल प्लानिंग में सेटलमेंट्स एंड सर्विसेज एंड रीजनल अप्रोचेस, ये आपका रूरल प्लानिंग में पढ़ने होंगे। तो ये पढ़ के जाइए, आप अच्छा कर लेंगे। अब आता है हमारे पास में एग्रीकल्चर। देखिए, मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कवर किया है एंड प्लानिंग कवर किया है। अब आपको हम एग्रीकल्चर कवर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी 2 सेक्शन है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। प्रैक्टिकल में आपको पढ़ना होगा रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपिंग पार्टिकुलर क्रॉप्स, मतलब कि किसी पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर क्रॉप्स डेवलप होता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो है। देन प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस, ये भी समझना होगा क्या होता है। साथ ही साथ में अभी तक देखिए, कोई भी एग्रीकल्चर पे, यानी कि कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स, वाटर, टेम्परेचर, एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर, लाइट, फ्रॉस्ट एंड विंड, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद में सॉइल एंड एग्रीकल्चर समझना होगा, मतलब कि सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर का क्या कनेक्शन है एक दूसरे से, वो समझना होगा। एंड जो सॉइल्स में बेसिस होते हैं, यानी कि बेसिस ऑफ मिनरल्स, मतलब कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो सॉइल में रहना ही चाहिए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वो होते हैं जो बेस होते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी ही नहीं रहेगी, कोई भी प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये समझना होगा कि सॉइल के बेसिस क्या हैं, बेस मिनरल्स क्या, वो समझिए। उसके बाद में आपके पास में आता है रिलीफ एंड एग्रीकल्चर, मतलब रिलीफ और एग्रीकल्चर का क्या क्या कहानी है।
जैसे एल्टीट्यूड, एस्पेक्ट, ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स, इरिगेशन, मतलब रिलीफ और इरिगेशन एग्रीकल्चर, क्या रिलीफ जैसा होगा, उस पर किस प्रकार का एग्रीकल्चर होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो समझना होगा। देन आपको समझना होगा सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर पे ही। तो इसमें आपको लैंड टेन्योर, जैसे कि इसमें लैंड टेन्योर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं स्टेट ऑनरशिप वाली लैंड टेन्योर और एक होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, और एक होता है कम्युनिटी फार्मिंग। तो ये अलग अलग लैंड टेन्योर है, ये भी समझना होगा। नेक्स्ट आपके पास में आता है कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस, मार्केटिंग एंड लेबर, ये सब भी एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन जब इतने पढ़ लेंगे तो आपके पास में आता है वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल पैटर्न। मतलब देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं, एक्चुअली पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब मैं ये बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर वर्ल्ड में किस प्रकार का एग्रीकल्चर पैटर्न होता है वो पढ़ना होगा वो, और उससे साथ ही साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि उससे रिलेटेड लिमिटेशन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पढ़ना होगा। एंड एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड समझना ही होगा, जो कि डी विटलेसे ने दिया था। डी विटलेसे ने 1936 में दिया था, एग्रीकल्चर रीजन को क्लासिफाई किया था वर्ल्ड का, तो ये आपको समझ के जाना होगा। देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो वन थ्यूनियन थ्योरी, आइसोलेटेड एसेट्स, थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन एंड जो कि उन्होंने ढेर सारे कंसंट्रिक जोन्स बनाया था और उन्होंने बता दिया कौन से जोन में किस प्रकार का एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगा। ये आपको पढ़ के जाना है, इससे पक्का क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि जेएनयू में हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी से, तो ये भी पढ़ के जाना होगा आपको। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है एंड द मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन, ये समझिए। रिकार्डो का कॉन्सेप्ट समझिए। किसका कॉन्सेप्ट? रिकार्डो का कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट एंड डिफ्यूजन ऑफ आइडिया एंड इनोवेशन बाई रोजर। तो रोजर ने डिफ्यूजन ऑफ आइडिया बताया था, इनोवेशन बताया था, वो पढ़ के जाइए। डिफ्यूजन कर्व क्या होता है वो पढ़ के जाइए, समझ के देखिए यहाँ पे डिफ्यूजन कर्व भी मैंने बताया है, मैंने इसको डिमार्केट किया है, इनोवेटर्स, अर्ली अडोप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लैगार्ड्स। तो ये पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब आते हैं एनर्जी में। एनर्जी रिसोर्स में, एनर्जी रिसोर्स में आपको कंजप्शन पढ़ना होगा, एनर्जी इंक्रीज पढ़ना होगा, सोर्सेज पढ़ने होंगे जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिसिटीज़, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको एनर्जी रिसोर्स में टॉपिक बता दिया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थ्योरीज बताया आपको क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ में वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल पैटर्न बताया, एंड वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने डेवलपिंग कोई पर्टिकुलर क्रॉप को डेवलप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो बताया। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस बताया, तो ये सब मैंने आपको बता दिया, और सॉइल का क्या कनेक्शन एग्रीकल्चर से वो भी बता दिया। अब आते हैं इंडस्ट्री पे। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री में आपको समझना होगा कि वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का कैसा है, इंडस्ट्रियल रीजन समझना होगा वर्ल्ड में, एंड इंडस्ट्रीज को मेजर करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी पढ़ना होगा। वर्ल्ड में इंडस्ट्री का लोकेशन क्या है वो समझिए, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंडस्ट्री के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो समझना होगा, जैसे ट्रांसफ़र कॉस्ट, डिस्टेंस, इकोनॉमिक डिस्टेंस, मटेरियल्स, एनर्जी सोर्स, वाटर सप्लाई, वेस्ट डिस्पोजल, लेबर कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, मोबिलिटी ऑफ लेबर्स, मैनेजमेंट, मार्केट्स, ये सब के सब किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज पढ़ने होंगे आपको, जैसे कि कंसंट्रेशन थ्योरीज बाय जेम्स थॉमसन्स, ऑप्टिमम लोकेशन थ्योरी, लिस्ट कॉस्ट थ्योरी, बेवर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी एंड लोकेशन एंड बिहेवियर्स। तो ये सारे इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी आपको पढ़ के जाने होंगे। तो इतने पढ़ने के बाद में जो आपके पास में पॉइंट आता है नेक्स्ट, वो आता है सेटलमेंट से रिलेटेड, जो कि अर्बनाइजेशन है। तो सेटलमेंट में दो प्रकार के सेटलमेंट होते हैं, एक अर्बनाइजेशन एंड एक रूरल सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट में अर्बनाइजेशन एंड रूरल सेटलमेंट में रूरल। तो अर्बन सेटलमेंट में अर्बनाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्री इंडस्ट्रियल सिटी का कॉन्सेप्ट जो जोबर्ग्स ने दिया था, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्री इंडस्ट्रियल सिटी क्या होता है। देन ऑरिजिन ऑफ सिटी एंड डिस्पर्जन, सिटी का ऑरिजिन उसके डिस्पर्जन, उसमें पढ़ेंगे फर्स्ट सिटी का ऑरिजिन। उसके बाद पढ़ेंगे यूरोप में अर्बनाइजेशन, मेडिएवल रिवाइवल पढ़ेंगे, एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा इंडस्ट्री पे वो पढ़ेंगे, एंड मॉडर्न अर्बनाइजेशन के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। देन जब इतने पढ़ लेंगे तो आपके पास में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, टाउन्स एंड सिटी का क्लासिफिकेशन कैसे करना ये पढ़ना होगा आपको। एंड उसके बाद में आपको देखिए उसी समय आपको समझना होगा कि टाउन का डेफिनेशन पॉपुलेशन के साइज पे, पॉपुलेशन की डेंसिटी के बेस पे, फंक्शन के बेस पे, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे, सोशियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे भी आपको समझना होगा डेफिनेशंस।
इतना पढ़ लेंगे तो आपके पास में आता है साइज एंड स्पेसिंग ऑफ द सिटीज़ एंड अर्बन मॉर्फोलॉजीज। तो इसमें आपको समझना होगा रैंक साइज रूल्स, लॉ ऑफ प्राइमरी सिटी, अर्बन हायरार्कीज, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, मॉडिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलस मॉडल, ये सब आपको पढ़ने होंगे। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आपका देखिए क्या पढ़ना होगा, लैंड सरफेस वैल्यूज़, सीबीडी मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, इसमें आपको पढ़ने होगा जोन ऑफ डिस्कार्ड एंड जोन ऑफ एसिमिलेशन, ये सीबीडी में ही आता है। देन सीबीडी की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पढ़ना होगा, एंड जेंट्रिफिकेशन क्या होता है वो पढ़ के जाइए, और फिल्ट्रेशन डाउन, ये देखिए नीचे लिखा हुआ। तो जेंट्रिफिकेशन एंड फिल्टरिंग डाउन ये दोनों पढ़ के आपको जाना होगा। नेक्स्ट आपके पास में आता है पॉइंट प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए अब हमारा जो ये टॉपिक है वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए जो प्रॉब्लम्स होता है ना कि जो डिसबैलेंस ग्रोथ होता है उससे रिलेटेड है। वो पढ़ना होगा कि रीजनल इनइक्वालिटीज़ क्या होता है और रीजनल इनइक्वालिटीज़ को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं वो समझना होगा। रीजनल इनइक्वालिटीज़ के टाइप्स क्या हैं, जैसे अंडर डेवलप्ड रीजन एंड डिप्रेस्ड रूरल एरियाज। उसी के बाद में आपको इनको सॉल्व करने के लिए रीजनल एनालिसिस करना होगा। तो रीजनल एनालिसिस के टॉपिक पढ़ना होगा वो क्या होता है, जैसे क्यूमुलेटिव कॉजेज, स्पेशल इंटरेक्शंस, ये सब पढ़ के आपको जाना होगा। उसी में आपको कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी पार्टिकुलर रीजन में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसंट्रेशन होती है, एंड रीजनल पॉलिसी, ये पढ़ के जाना होगा आपको। देन आपके पास में आता है द रोस्टॉव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब रीजनल एनालिसिस करेंगे उसके बाद में आपको रोस्टॉव के मॉडल को पढ़ना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल को। उसके बाद में मिरडाल्स का प्रोसेस पढ़ना होगा, क्यूमुलेटिव कॉजेस का, मिरडाल्स प्रोसेस ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन ये पढ़ना होगा आपको। तो मिरडाल्स एंड रोस्टॉव को पढ़ के जाना होगा इस सेक्शन में। इसके बाद में हाँ देखिए जो रीजनल पॉलिसी, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर रीजन में होता है, उसके बाद में रीजनल पॉलिसी आती है उसको सॉल्व करने के लिए, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेंगी, वो रीजनल पॉलिसी मेजर के जरिए इंटरवीन करेंगी, और 3 कैटेगरी के जरिए वो इंटरवीन कर सकते हैं। पहला पब्लिक सेक्टर के जरिए, दूसरा प्राइवेट सेक्टर के जरिए, और तीसरा इंडिविजुअल के जरिए। तो पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके बाद में ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड वेलफेयर में करेगी इन्वेस्टमेंट। देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आपको वो टैक्स में कंसेशन देगी, टैक्स ग्रांट करेगी, मतलब लैंड ग्रांट करेगी, और इन टैक्स को बढ़ाएगी। तो ये कुछ ऐसे सेक्शन है जिसके जरिए जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करती है कि इसमें रीजनल पॉलिसी बनाने में, और वो रीजनल पॉलिसी जो होती है वो किसी भी कंसंट्रेशन, मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसको डिस्पर्स करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। तो ये सेक्शन आपको कवर करके जाना है। अब देखिए डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज इन द केस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के केस में अलग अलग कंट्री का अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, जैसे डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। प्रॉब्लम्स क्या है इनके पीछे, अंडर डेवलपमेंट के पीछे प्रॉब्लम क्या है, हिस्टोरिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। सोल्यूशन क्या है इसका, बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्या, ये हमारा यहाँ पे डिफरेंसेस थे, इनइक्वालिटीज़ था, रीजनल एनालिसिस था, रीजनल डेवलपमेंट था। अब आता है हमारे पास में इंडिया के ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको पॉपुलेशन पढ़ के जाना होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, कंपोजिशन एंड ग्रोथ पॉपुलेशन का, ये 4 सेक्शन पढ़ के आपको जाना है। देन आपके पास में माइग्रेशन आता है, स्ट्रीम माइग्रेशन के एंड कॉजेज माइग्रेशन के पढ़ने होंगे। थर्ड पॉइंट में ह्यूमन डेवलपमेंट, फोर्थ में सेटलमेंट्स रूरल एंड अर्बन, फिफ्थ में लैंड एंड एग्रीकल्चर, सिक्स में वाटर रिसोर्सेज, सेवन्थ में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एट्थ में इंडस्ट्रीज, नाइन्थ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेंथ में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडिया में, और इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का। ये आपको 11th नंबर में, यानी कि टोटल ये 11 पॉइंट आपको इंडिया के केस में, ह्यूमन ज्योग्राफी के केस में पढ़ के जाना है। अब हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स के बारे में। कुछ वेदरिंग पढ़ना होगा आपको, वेदरिंग के डेफिनेशंस, टाइप्स कितने, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि वेदरिंग को इफेक्ट करता है, रॉक टाइप एंड क्लाइमेट, वो पढ़ के जाइए। स्लोप क्या होता है ये समझना होगा कि स्लोप का डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्कशन एज एन ओपन सिस्टम पढ़ के जाइए इसको। रन ऑफ ऑन स्लोप्स एंड स्लोप इवोल्यूशंस, ये पढ़ के जाना होगा आपको। मास मूवमेंट पढ़िए। देन आपके पास में पॉइंट आता है लैंडस्केप डेवलपमेंट। लैंडस्केप डेवलपमेंट 2 प्रकार से हो सकता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, और ये अलग अलग एजेज में होता है, ये समझ के जाइए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है थ्योरी वो होता है जोग्राफिकल साइकिल, यानी कि MSWMW से विलियम मॉरिस डेविस, जो अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट था, उसका जो साइकिल है जोग्राफिकल साइकिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाइए आप।
उसमें आपको पेनेप्लेन, पेडेप्लेन, रिजुवेनेशन, पॉलीसाइक्लिक ये सब पढ़ के जाना है। और लास्ट में आपको पढ़ना होगा कि एमएस यानी कि WM का जो क्रिटिसिज्म था वो किस प्रकार से था, किसने क्या दिया था, वो आपको पढ़ के जाना है। आपके बाद में इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है वो है जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड एसोसिएटेड लैंड फॉर्म्स। देखिए जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो है वो 5 होते हैं: रिवर, डेजर्ट, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स एंड वेव्स एंड करेंट्स। इनसे रिलेटेड अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनते हैं। रिवर से ये ढेर सारे लैंड फॉर्म बनते हैं, जैसे मियांडर्स, डेल्टा, जॉर्ज, कैनियन, रैपिड, वाटरफॉल्स, वी शेप्ड, यू शेप्ड वैली, स्ट्रीम्स, ऑर्डर्स, ये डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स हैं। ग्लेशियर से बनते हैं आइसोबेसिस, केम, केटल्स, ड्रमलिन्स, मोरिन्स, लॉजमेंट हिल्स, बर्ग्सरुंड, अरेट्स, सर्क एंड फ्लकिंग, ये सब है। सिचुएशन पढ़ के जाइए। डेजर्ट में आपको डिफ्लेशन, सैंड ड्यून्स, इंसेलबर्ग, पेडी प्लेन, कोस्टल प्लेन, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोस्टल जोन्स, रिलेटिव लैंडफॉर्म्स, ये पढ़ के जाना होगा आपको। अंडरग्राउंड वाटर में आपको कास्ट टोपोग्राफी के बारे में पढ़ के जाना होगा। देन आपके पास में आता है पॉइंट रिवर के क्लासिफिकेशन। तो रिवर के क्लासिफिकेशन जेनेटिक क्लासिफिकेशन के बेस में होता है, जिसको कि हमने WM डेविस ने वो किया था, इवॉल्व किया था। उसमें 5 प्रकार के रिवर को उन्होंने मेंशन किया है: कंसिक्वेंट रिवर, सबसिक्वेंट रिवर, इनसिक्वेंट रिवर, ऑब्सिक्वेंट रिवर एंड रिसिक्वेंट रिवर। और 2 एक्स्ट्रा है, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड। तो ये जो रिवर के क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है, पिछले बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था JNU में, तो प्लीज़ इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद में विंड सिस्टम है: परमानेंट विंड्स, लोकल विंड्स एंड सीजनल विंड्स। परमानेंट में ट्रेड विंड आती हैं, वेस्टर्ली विंड आती है और पोलर विंड आती है। देखिए यहाँ पे 3 विंड है, तो वो पढ़ के जाइएगा। लोकल विंड भी है और सीजनल विंड में आपको मानसून विंड आती है, तो ये सब पढ़ के जाइएगा। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पढ़ के जाइए, जिसमें ह्यूमिडिटी, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, एडियाबेटिक प्रोसेस, स्टेबल एंड इनस्टेबल एटमॉस्फेयर, फॉग, क्लाउड्स, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। क्लाउड्स में हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड एंड लोवेस्ट क्लाउड एंड फॉग के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना होगा। हीट बजट पढ़ के जाइए, एयर टेम्परेचर पढ़ के जाइए। उसके बाद में जनरल सर्कुलेशन में आपको पढ़ना होगा हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, 3 सेल्स होती हैं, ये पढ़ के जाना होगा। और साथ ही साथ में जो ये जनरल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म वो पढ़िए। लो लैटिट्यूड पे किस प्रकार का सर्कुलेशन है, मिड लैटिट्यूड सर्कुलेशन, ये दोनों पढ़ के जाइए। उसके बाद में आपके पास में आता है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन है, कोपेन क्लासिफिकेशन है, थॉर्नविट्स का, तीनों मैंने आपको बता दिया, वो पढ़ के जाना है। लोकल क्लाइमेट में आपका लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज पढ़ के जाइए। एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर को पढ़िए। फोल्ड्स पढ़िए कितने हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड, असिमेट्रिकल फोल्ड एंड मोनोक्लिनल फोल्ड, ये तीनों पढ़ के जाइए। माउंटेन में आपको माउंटेन के टाइप्स, थ्योरीज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंक्लाइंस पढ़ने होंगे। आपको थ्योरीज में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी पढ़ के जाना होगा। वोल्केनिज्म पढ़ के जाइए। उसके बाद में आपके पास में पॉइंट आती है, वो है सॉइल्स का। करैक्टरिस्टिक्स पढ़िए, उसका टेक्सचर क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, फैक्टर्स कौन कौन सा है जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। सॉइल की क्लासिफिकेशन पढ़िए, जिसमें जोनल, अजोनल और इंट्राजोनल होता है। एंड वर्ल्ड में पैटर्न क्या है सॉइल का, वो पढ़ के आपको जाना है। नेचुरल वेजिटेशन में आपको पढ़ना होगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स। एंड एयर मास में आपको पढ़ना होगा फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटल डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स, जिसमें आपको टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ने होंगे। तो ये आपके पास में कुछ पॉइंट्स थे एयर मास से। अब आता है अर्थ का इंटीरियर, मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इकोलॉजी में और क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। इकोलॉजी में देखिए, इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है JNU के लिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें एनर्जी फ्लो और स्टैंडिंग क्रॉप समझिए क्या होता है, स्ट्रक्चर समझिए इसका, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम समझिए, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, इकोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती हैं, उनसे स्ट्रक्चर क्या होता है उनका, न्यूट्रिएंट साइकिल कौन कौन से, जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये पढ़ के जाइए। सक्सेशन एंड क्लाइमेक्स क्या होती हैं और क्लाइमेक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए। पॉली क्लाइमेक्स क्या होता है वो पढ़ के जाइए। टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस क्या है, ये पढ़ के जाइए। एंड टॉलरेंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, ये भी पढ़ के जाइए। वेरिएशन इन स्पीसीज, ये भी पढ़िए। नेचुरल सिलेक्शन पढ़िए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज पढ़िए। माइग्रेशन, डिस्पर्जल पढ़िए। हिस्टोरिकल फैक्टर पढ़िए, स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है वो पढ़ के जाइए। एंड लास्ट जो सेक्शन आपके पास में आता है वो आता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। इसमें आपको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS पढ़ना है, सैटेलाइट सिस्टम पढ़ना है, कार्टोग्राफी पढ़ना है जिसमें मैप प्रोजेक्शंस, स्केल पढ़ने हैं, मीन मीडियन मोड पढ़ना है, रेंज, डिस्पर्जन, लॉरेंस कर्व, लोकेशन, कोसेंट, ये पढ़ के जाना है सब आपको। मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप जैसे स्कैटर डायग्राम, को रिलेशन कोफिशिएंट, ये पढ़ना है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैप। डिस्ट्रीब्यूशन मैप आपको आइसोप्लेथ मैप एंड डॉट मेथड पढ़ के जाना होगा। तो ये हमारे पास में टोटल
कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पूरी की पूरी जेएनयू के लिए आपको पढ़ के जाना है। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इतने सेक्शन कवर करके चले गए तो समझ लिए कि आप 90% 99% क्वेश्चन जेएनयू का करके आ जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।